हुआ तो छोटे बच्चे जो नर्सरी में या जूनियर केजी वगैरह में रहते हैं, साथ में रहते हैं, तो एक दूसरे के आइटम्स शेयर करते हैं, उससे भी होता है। और लास्टली जो कॉमन प्रेजेंटेशन एडिनोवायरस का डॉक्टर शेख ने अभी बताया, जैसे ज़्यादा करके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, सर्दी, खाँसी, जुकाम, बुखार वो सब रहता है। हुँ, हुँ। वैसे छोटे बच्चों में कभी-कभी ये ज़्यादा करके पेट दर्द या लूज़ मोशंस जैसे कि जुलाब वगैरह की शिकायत से भी आता है। तो वो ओरोफिकल जैसे मुँह में से पानी या खाने-पीने की आइटम की वजह से एक-दूसरे से लग सकता है। चलिए, तो ये वो चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। थोड़ा ग्राउंड चेक लेते हैं। समीर भाटी साहब, दिल्ली के क्या हाल हैं? जैसे अभी डॉक्टर सेठ खे ही रहे थे। हमने तो ज़्यादातर केसेस बंगाल में सुने, लेकिन हम मुंबई में भी इसके केसेस सुन रहे हैं। बंगाल में तो हमने देखा डेथ भी हो गई बच्चों की बड़ी संख्या में। तो क्या हाल है दिल्ली के, और क्या कोई पर्टिकुलर टेस्ट है इसका जो करवाया जाता है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए इसमें टेस्टिंग की बात करूँ तो स्पेशली इसमें भी मॉलिक्यूलर टेस्ट अवेलेबल है। जैसे हम कोविड में देख रहे थे कि पीसीआर टेस्ट इसके लिए अवेलेबल है, एंटीजन टेस्ट अवेलेबल है इसके लिए। बाकी जिस तरह से इसकी हम जीनोम सीक्वेंसिंग भी कि सीरोटाइप कौन-सा आपका टाइप है, बिकॉज़ इसमें अगर आप देखें तो टोटल 50 तरह के एडिनोवायरस है। तो हम इसमें अभी जिस तरह का डेटा अवेलेबल है उसमें एडिनोवायरस 7 जो सीरोटाइप है वो थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है, और एडिनो अभी फिलहाल जो मोस्ट प्रिवेलेंट है वो एडिनोटाइप 3 है जो अभी ज़्यादा प्रिवेलेंट है। मेजॉरिटी 7 और 3 की सीरोटाइप की है। तो इसका हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन-सा सीरोटाइप है। इसके अलावा अगर फिलहाल मैं बात करूँ तो देखिए ज़्यादातर अभी सर्दियों के बाद जब मौसम चेंज होता है तो उस समय थोड़ा-सा पीक पे आते हैं ये केसेस, काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं। दिल्ली में भी अभी देखें, बट अभी टेस्टिंग उस तरह से उतनी ज्यादा नहीं हो रही कि हम स्पेसिफिकली ये बता पाए। बट क्योंकि ज्यादातर इसमें देखा जाता है कि आपके सिम्टम है वो कॉमन सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो कई बार डिफरेंशिएट करना उसको काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जैसा अभी बताया हमारे दोनों पेडिट्रिशियन ने कि एक बार अपने क्लिनिशियन से जरूर मिले, ताकि क्लिनिकली देख के वो सिम्टम्स को एनालाइज करने के बाद अगर उनको लगता है फर्दर तो वो टेस्ट के लिए भेज सकते हैं, क्योंकि ये भी कंटेजियस है। तो इसके अंदर भी जैसे अब ऑलरेडी सब लोग सीख चुके हैं कि किस तरह के हमने कोविड के अंदर भी प्रोटोकॉल्स देखे, सीखे कि कंटेजियस डिजीज जो भी संक्रामक किसी भी तरह की वायरल डिजीज होती है उनकी हम रोकथाम कैसे करते हैं। तो वही चीजों का हमें अभी भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। तो खांसी से, कफिंग से, तो वही सारे आपके जो रेस्पिरेटरी एटिकेट्स है उनको फॉलो करने की जरूरत है बच्चों में, क्योंकि खासतौर पे बच्चों को हम ये सब चीजें बहुत ज्यादा नहीं उस तरह से वो फॉलो कर पाते कि भई वो आँखों को टच कर रहे हैं, नोज़ को, माउथ को टच कर रहे हैं। और दूसरा एक स्पेशली इसमें ये भी है कि जैसे हम सरफेस की बात करते हैं, तो स्पेशली ये क्योंकि नॉन एनवेलप्ड स्ट्रक्चर्ड होता है इसका, तो इसके ऊपर एनवायरमेंटल फैक्टर का जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो सरफेस पे ये थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रह सकता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, और स्पेसिफिकली हम जैसे बात कर भी रहे थे कोविड में कि फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन, इन सब चीजों का ध्यान रखने की, साफ सफाई का ध्यान रखने की विशेष तौर पर ज्यादा जरूरत। ठीक है। डॉक्टर सेठ, आपने कहा कि कोई पर्टिकुलर वैक्सीन इसका हिंदुस्तान में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर इसका इलाज क्या रहता है? मतलब कोई पर्टिकुलर मेडिसिन हैं जो इसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल में होती हैं, या रूटीन वाली मेडिसिन ही है, बाकी आप मौका देते हैं शरीर की अपनी इम्यूनिटी को उसके खिलाफ लड़ने का, और जैसे बाकी चीज़ें ठीक होती है वैसे ये भी? सर वैक्सीन तो इंडिया का कहीं बनी नहीं है इसकी, और इसके लिए सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगर बच्चे को बुखार है तो बुखार की दवा दी जाती है, उसका अगर जुकाम है तो जुकाम की, कोल्ड कंजेशन की जो भी दवाइयाँ कंजेशन को और एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती हैं वो दी जाती हैं। बच्चे को वार्म फ्लूइड्स दे सकते हैं, पानी ज़्यादा, क्योंकि अगर हाई फीवर होता है तो बच्चों को 10 to 20% ज़्यादा वाटर की नीड्स होती हैं, तो बच्चे काफ़ी वार्म फ्लूइड्स वगैरह लेते रहें। डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए बच्चों को। बच्चे अगर खाना बंद कर देंगे तो दे कैन गेट वेट लॉस एज़ वेल, तो उनको हाई प्रोटीन डाइट, उनको रिकवरी के लिए जो भी आई वुड से आइसोलेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है कि पेरेंट्स बड़ी जल्दी से बच्चों को स्कूल भी भेज देते हैं, और अगर स्कूल में एक बीमार बच्चे को भेजेंगे तो और बहुत सारे जो नॉर्मल बच्चे हैं उनमें भी ये बीमारी फैलेगी। ऑल्दो इतना कंटेजियस नहीं है जितना कोविड था, लेकिन फिर भी अगर बच्चे कलेक्टिव ग्रुप में क्लास में बैठे हैं 30-40 बच्चे, तो ये फैल सकता है उन सब में। और इसकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि
जो उनका स्कूल एब्सेंस, स्कूल मिसिंग, जो छोटे बच्चे हैं वो मिस कर लें तो अलग बात है, लेकिन अगर बड़े बच्चे हैं जिनको एग्जाम्स देने हैं, 10th के बोर्ड आ रहे हैं, कोई 11th 12th के हायर एग्जाम्स हैं, अगर उनका स्कूल या उनका एग्जाम मिस होता है तो बहुत समस्या बन सकती है। और साथ में यही है कि अगर उनको कोई और को